नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूँ आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूँ यूनुस खान और मैं हूँ अनम गौहर। मुझे लगता है कुछ दिनों में ना YouTube के नीचे मैसेजेस आएंगे और मैं हूँ ये और मैं हूँ ये और मैं हूँ ये। मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। लेकिन बहुत अच्छी बात है। खैर, हमें जो रिस्पांस मिल रहा है आप तमाम लोगों का, थैंक यू सो मच। हम बहुत ज़्यादा आपके तमाम तर जो कमेंट्स हैं हम पढ़ते हैं। जितना प्यार आप लोग हमें दे रहे हैं, सीरियसली ये अनएक्सपेक्टेड है जितना प्यार आप लोगों की तरफ से हमें आ रहा है। इसी तरह बस हमें पसंद करते रहें। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था प्यार, आप अनएक्सपेक्ट कर रहे हो, बट इट वाज गुड। मतलब माशाल्लाह, द फीडबैक इज ऑसम। दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, एंटरटेन करते हैं। और आपको पता है इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? पैसे मांगना नहीं, किसी को एंटरटेन करना। एग्जैक्टली किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और मुझे लगता है कि हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं। तो हम इबादत भी है अनम, अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट कराते हैं तो इबादत है, ये सदका जारिया है। दरख्त लगाना भी सदका जारिया है। दरख्त लगाने से आज तो कुछ न्यूज़ है या जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक न्यूज़ आप लोगों के साथ मगर मैं फिर भी करूंगी, इसलिए क्योंकि वो अवेयरनेस की बात है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और जैसे नॉर्मली आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या पेट्रोल पंप पे आप अपना डेबिट कार्ड देते हैं यूज़ करने के लिए, तो वो प्लीज़ मत दें। इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप खाने के लिए कार्ड दे देते हैं कि भैया आप मेरे कार्ड से स्वैप कर लें और बिल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत 75% लोग जो है वो कैश कैरी नहीं करते हैं। तो 25% लोग जो हैं वो कैश कैरी करते हैं। तो कार्ड आप दे देते हैं, तो जब वो काउंटर पे कार्ड जाता है तो मोस्टली लोग काउंटर तक कोई भी नहीं जा पाता। टेबल पे बैठे बैठे आप कह देते हैं कि जी कार्ड से आप जो है वो पेमेंट ले लें। वहाँ पर एक डिवाइस होती है जो कि वो पहले उसको स्वैप करते हैं, फिर उसके बाद आपका बिल जो है वो चार्ज करते हैं। अच्छा, एक रेस्टोरेंट की मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि वहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ जो है वो कैसे रखे जाते हैं या भर्ती किए जाते हैं कि आपने कोई ऐसा एम्प्लॉय जो है उसको लालच में 20,000 30,000 में आपने उसको रख लिया, वो तो बेचारा आ जाएगा। कॉल सेंटर में जो लड़के होते हैं, लड़कियां भी काम करती हैं, बट उन लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जब काम करते हैं तो उनको सारी ट्रिक्स के बारे में पता होता है। तो ऐसा ही एक रेस्टोरेंट लाहौर में था, तो उनको पता चला कि एक लड़का जो है वो कॉल सेंटर से उस डिपार्टमेंट में आया। आपको पता होगा कि ये मतलब 2 साल के अंदर कितनी डाउन साइजिंग हुई है। उसके बाद जो है लोगों को जॉब्स जो थी जैसी तैसी भी थी उनको मिली हैं। अब आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे, रेस्टोरेंट्स में आप देखेंगे कि वो बिल्कुल उनके पास एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होगा, बट वो लगे हुए हैं नौकरी पे, बट वो लोग सर्च नहीं करते या उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बट वो उन लोगों को रख लेते हैं। तो ये सीन ये था कि एक मतलब वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट में कोई साहब आए थे, तो उन्होंने अपना कार्ड दे दिया कि आप जो है वो बिल आप मेरा चार्ज कर लें। जब उनके पास रात में जब वो सोए तकरीबन को 12-1 बजे, तो उनके पास मैसेजेस कुछ आए कि आपकी जो है ट्रांजैक्शन हो रही है। अच्छा, जब उनको पता चला कि मेरे बैंक से कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो फ़ौरन से उन्होंने अपने कार्ड को ब्लॉक करवाया। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको पता चला कि हर रेस्टोरेंट्स में कोई ना कोई ये चीज़ें चल रही। जब उनको पता चला कि एक डिवाइस होती है जो कि आपके कार्ड को स्वैप कर लेती है, उसके बाद जो है वो पूरा डेटा उसमें कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद आपका एक ATM कार्ड जिसे कहते हैं ना फेक ATM कार्ड बन जाता है, और वो जो है वो ऑलरेडी जो है वो यूज़ हो रहा होता है और आपको पता नहीं चलता। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कैश कैरी किया करें। मुझे पता है कि अगर लेट्स सपोज कोई 25,000 भी होते हैं या 30,000 भी होते हैं तो वो इतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है जो हम कैरी नहीं कर सकते। बट मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या स्पेसिफिकली आप शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं, तो आप अपना एक लिस्ट बना लें, क्योंकि अब ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप अपने आप को इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनके खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उर्शी, आप ये कह रही हैं कि अब से हम अपने सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दें और कैश पे जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, यूं तो जीना दुश्वार हो जाएगा। देखिए, 2 तरह की मशीन होती है एज फार एज आई नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक तो होती है आप सिर्फ स्वैप करते हैं, ठीक है, उसमें आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं, वो बिल आ जाता है। जहाँ पे आपको अपना कोड डालना पड़ता है ना, मे बी वहाँ पे थोड़ा सा इशू होगा। जहाँ स्वैप करने से तो नहीं होता, तो उन्होंने स्वाइप वाली स्टोरी तो शेयर की, मे बी कहीं ना कहीं कोड डाला होगा, बिकॉज अगर वो स्वैप करेंगे
और वो नहीं, वो जो डिवाइस है वो एक्चुअली आप जैसे स्वैप कर लेते हैं ना, तो वो आपको पूरा डेटा आपका पूरा कॉपी हो जाता है। शॉपिंग के लिए हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी मॉल में जाते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा ऐसा होता है, हम मॉल में जाकर जो भी खरीदारी करते हैं जस्ट कार्ड निकालते हैं एंड दैट हमने आई हैव अ सॉल्यूशन। आप वही कार्ड पहले जाके एटीएम से अपने पैसे निकाल लें और फिर कैश दें। नहीं, वैसे दो कार्ड होते हैं। एक कार्ड तो वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें से कैश नहीं निकल सकता। एक होता है डेबिट कार्ड। नहीं, डेबिट कार्ड होता है एक जिसमें से आप कैश निकाल सकते हैं। तो जो शॉपिंग के लिए कार्ड होता है स्पेसिफिक इस तरह, एक होता है डेबिट कार्ड, एटीएम से जो यूज करते हैं, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज विजिटिंग कार्ड। आप विजिटिंग कार्ड अपने पर्स से निकालें क्योंकि वो बहुत जमा कर रहा था, नंबर सेव कर लें डिजिटल। जी कंटिन्यू। तो मैं इस चीज के लिए बहुत व्हाट वाज द लॉजिक? इसमें विजिटिंग कार्ड का पर्स में जगह करता है, तो आप वो नंबर सेव कर लें अपने फोन में और फिर वहां से कार्ड निकाल देंगे। पर्स हैवी हो जाता है, और उसकी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों बोला है। बाइक चलाते हुए आप पर्स रखते हैं अपने बैक पॉकेट पे, उससे आपके स्पाइनल कॉर्ड के इशू होते हैं। ड्यूरिंग ड्राइविंग भी आप बैक पॉकेट में रखें क्योंकि आपकी बोन्स जो है वो आउट हो जाती है, तो इट्स डेंजरस फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड। पब्लिक सर्विस मैसेज ब्रॉट टू यू बाय यूनुस खान। यू आर इनसेन ब्रो। क्या खाते हो आप? बादाम? मैं हलाल का खाता हूँ माशाल्लाह। लेकिन ये ना सिर्फ कार्ड्स के इश्यूज नहीं है, जो ये बता रही है मशीन्स का बता रही है, यकीनन ऐसा तो नहीं है कि हर रेस्टोरेंट में ये होता होगा या मॉल्स में होता होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना आप कैश भी नहीं कैरी कर सकते। जिस तरह की चीजें होती हैं, आप देखें समटाइम आप लेट जा रहे होते हैं, कहीं से लेट आ रहे होते हैं, इतना कैश आप कैरी नहीं करते, एक डर होता है। सॉरी टू इंटरप्ट कायनात, लेकिन वो बीच में हमने ये भी सुना था कि कुछ टाइम में तो बिल्कुल ही डिजिटल हो जाएगा, तो उसमें फिर ये कैश वैश तो खत्म हो जाएगा। मगर मेरे ये स्टोरी लाने का मकसद यही था कि बस एहतियात करें, क्योंकि जब आप कहीं पर भी जाते हैं अलर्ट रहे, मतलब लोगों पे डिपेंड करना बस छोड़ दे। मेरे कहने का ये मकसद, आपके कहने का मतलब ये था, लेकिन लोगों की एजुकेट, क्योंकि हमारी आवाम ना बहुत जल्दी डर जाती है। अगर हम उनको ब्रीफ अच्छे से करें तो उनको पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए पहली बात है कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में तो कार्ड नहीं चलता, वहाँ कैश ही चलता है। और बड़े रेस्टोरेंट्स में भी अगर ये चीज़ें होती हैं तो कोई भी अपने रेपुटेशन तो नहीं ख़राब करेगा अपने एक रेस्टोरेंट का, लेकिन जहाँ पे ये होती है चकचगाड़ी, क्योंकि ये रिलेटेड टू बंदी के साथ है ना। अब एक रेस्टोरेंट पे किसी ऑनर ने आपको जॉब दे दी है, अब आप ठग हैं, मीन्स कि आप चीटर हैं, आपने किया तो आप तो रेस्टोरेंट को छोड़ देंगे। मतलब आपको रखने से पहले, जॉब पे रखने से पहले इन्वेस्टिगेशन बंदी की होनी बहुत ज़रूरी है। और द सेकेंड थिंग इज़ कि सिर्फ कार्ड्स का ये नहीं कि आप स्वाइप करें, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जब हम एटीएम भी जाते हैं, एटीएम पे भी जब हम कार्ड्स यूज़ करते हैं तो हमें उसका भी, मुझे ना 6 महीने से या 4 महीने से ना मेरी कार्ड्स, मैं अक्सर चेक करती हूँ कभी पैसे ये वो, तो मैं कार्ड्स के ना कोड, पहले ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब कोड डालने से पहले कैमरा के सामने हाथ लाजमी रखती हूँ, क्योंकि मेरी ही रिलेटेड मैंने लास्ट एपिसोड में किया था, लेकिन फिर भी रिकॉल करवाने के लिए कि ये हो चुका, अच्छे खासे पैसे निकल चुके हैं, कोड उनको पता था, और वो बैंक के ही एम्प्लॉय, नाम लेना अब अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बैंक के एक्सपोज करें ऐसे लोगों को, प्लीज फॉर गॉड सेक, फॉर एहतियात ऐसे ना करें आप लोग, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। करप्शन फैली हुई है पहले। जी बताएं। मुझे जितना लगता है ना वो ये है कि देखें, हर कोई, मैं हमेशा कहती हूँ, सब अपनी अपने चैंपियन बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो हैकर्स हैं अब वो बहुत ज्यादा जदीद हो गए हैं, उनको इतना वो सीख रहे हैं कि हमारी सोच भी नहीं जाती ना, वो नई चीज लेकर आ जाते हैं। वहाँ अब हम ये चीज दुरुस्त करने जाते हैं कि चलें फेसबुक की आईडी ना हैक हो, व्हाट्सएप ना हैक हो, हमारे अकाउंट्स ना हैक हो। वो लोग क्या करते हैं, अब नई चीज एटीएम कार्ड हमारा हैक करने लगे। तो हमें भी थोड़ा अपनी जो सोच है ना, क्रिमिनल माइंड रखना होगा हमें, तभी हम चीजों का सलूशन निकाल पाएंगे। नहीं, ऐसा भी हो रहा है ना कि अगर आपके फोन में आपकी ऐप इंस्टॉल्ड है, आपके जो बैंक की ऑनलाइन ऐप है वो आपने इंस्टॉल की हुई और साइन इन हुआ, सब किया हुआ, आपने जब कुकीज अलाउ करते हैं तो वो वहां भी घुस सकते हैं हैकर्स, वहां से भी ट्रांसफर होने पैसे। कुकीज ऐप में नहीं आते, कुकीज कुछ हर उस ऐप में, एप्लीकेशन में नहीं आते। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि हर वेबसाइट वाले, और एक चीज है, आप ओपन करते हैं, अलाउ करते हैं, तो यू ओपन द गेटवे ऑफ योर फोन, आपकी सारी जो लैपटॉप है या सिस्टम है वो घुस सकते हैं, वो ना घुसे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन दे हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि वो जा सकते हैं आपके। यूनुस, मुझे आपसे एक सवाल है, आप में से कोई भी इसका जवाब देना चाहे। फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, तो हमारा कार्ड का नंबर जो है वो मांगते हैं, डिटेल मांगते हैं। जैसे मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी बहुत डर लगता है कि आप ऑनलाइन चीज़ें करते हैं ना, देखिए हैकर और कहीं
कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इतनी फेक एप्स भी हैं जहाँ पर आप करते हो, जहाँ पे चीज आप कुछ और ऑर्डर करते हो आपको मिलता कुछ और है। हजारों की चीज आपको सॉरी टू से 200-300 रुपए की चीज होती है जब आता है। मेरे साथ तो इतनी दफा हो चुका है लेकिन वो रिटर्न नहीं करता है। अलमारी वाले ये एट टाइम्स अलमारी वालों की बड़ी कंप्लेन है जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है। मैं कल लास्ट अपने जब शो की रिकॉर्डिंग के लिए आई थी तो मैंने अपने डायरेक्टर साहब से यही सेम क्वेश्चन किया था कि मैं कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है कि कहीं मेरे पैसे ना उससे निकल जाए, कार्ड में डालूंगी तो वो उससे मेरे ना ट्रांजैक्शन कोई आगे पीछे हो जाए, मेरे अकाउंट से पैसे जाते रहे। तो सर ने क्या रिप्लाई किया? तो सर ने मुझे बड़ा ही क्या कहते हैं उसको समझदाराना सा मशवरा दिया और मुझे कहा कि बेटा आप ऑथेंटिक वेबसाइट से और पेजेस और ऐप से शॉपिंग करेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि हमारे बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म जिसे हमने लिया होता है सब्सक्रिप्शन, तो इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और बाकी वो ऑथेंटिक है, वहाँ आपने लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, आपके पैसे नहीं कट रहे, आप देख रहे हो जितना आपका मंथली फी कटेगा बस उतने ही चार्जेस आपके जा रहे हैं। तो ये थोड़ा देखभाल करके थोड़ा अपनी आंखें खोल के रखें, कान खोल के रखें और अच्छी जगह से करें। लाजमी नहीं क्योंकि लोगों की सहूलत के लिए सर्विसेज बनाई गई है ना, तो सभी तो नहीं ठग रहे आपको। हकीकत बात है। बट आई लाइक द वे उर्शिया ने जिस तरह ये बताया ना कि बहुत बार ऐसा होता है हम कोई भी न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि रेस्टोरेंट जो है उसकी गलती थी, लेकिन उर्शिया ने ये चीज़ स्टार्ट में ही कहा कि जो वहाँ पर एम्प्लॉय रखा गया उसकी गलती थी। मैं अभी एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक भी ज़रूरी होता है, लेकिन मैं आपको आज ये चीज़ बताऊँ कि अभी आपने हैकर के बारे में सोचा है तो आप ये भी सोचें कि क्या हैकर सीरियसली अगर मशीनें हैक कर सकते हैं तो क्या बड़े पैमाने पर भी मशीन हैक हो सकती है, और अगर हो सकती है तो हुकूमत क्यों नहीं सोचती। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और भी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हैकर्स की और सरा ने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या हैकर्स जैसे ये छोटे एटीएम हमारे जो कॉमन मैन है उनको हैक कर लेते हैं, क्या ये बड़े पैमाने पे होता है? पैमाना सही लफ्ज बोला मैंने? सही बोला ना डिक्शनरी जी। तो ये मैं बताता हूँ हाई लेवल पे कब होता है और ये इसके बारे में लोग रिकॉर्ड क्यों नहीं करते, कोई कंप्लेन क्यों नहीं करते, कोई न्यूज क्यों नहीं आती? क्योंकि जब ये बड़े लेवल पे हैक होती है चीजें तो ब्लैक मनी जाता है और कोई ब्लैक मनी अपना कह नहीं सकता कि यार मेरा ये ब्लैक मनी था, कोई 1 करोड़ रुपए वो गायब हो गया, बिकॉज ऑलरेडी उसकी कोई ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। यूनस एक इंसिडेंट भी हुआ था और न्यूज़पेपर में आया था, लेकिन पता नहीं ये पहला हैकर होगा जिसने हैक किया और लोगों ने उसको दुआएं दी और लोगों ने हीरो बना दिया। फलस्तीनी गाय थे और उन्होंने हैक किया था और उस पर काफ़ी लोगों को जो है, दूसरे लोगों को जो गरीब लोग थे उनके उन्होंने बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए थे और उसके बाद उनको जब फांसी भी लगी थी तो वो स्माइल कर रहे थे। He had a big smile और प्राउड वाली स्माइल थी कि एटलीस्ट अच्छा काम करके गए। Yes, really amazing। सीखें, ये नहीं कि आप हैकर बन जाए लेकिन लोगों की मदद करें। हैकर की बात हो रही है तो क्यों ना अब मशीन के बारे में भी मैं आपको बताऊं। तो मैं आपको बताती हूँ जी कि अभी रिसेंटली जो है वो ये बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है, मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके बारे में इतने टाइम से आप सिर्फ सुन रहे थे, सिर्फ तजाद हो रहे थे, अब आपको मैं बताऊं कि ऑफिशियली जो है वो पार्लियामेंट में इसका फैसला मंजूर हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो बाकायदा अब इंशाल्लाह हम होप कर सकते हैं कि ये बाकायदा जो है वो हमारी जो वोटिंग हो अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो। बहुत सारे लोग हैं, ख़ास तौर पर जो ओपोजिशन है उसका यही मानना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वज़ीर आज़म इमरान खान इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि वो धांधली करें और उनको जो है वो मशीन में हेरा फेरी करें। अब मैं आपको बताऊँ कि तजाद हमेशा होते हैं, सवाल करना भी हर किसी का हक है, लेकिन आप उसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हम इस फैसले को लेकर अदालत में जाएंगे या अपोजिशन की तरफ से ये तासुर आ रहा है बिल्कुल कि हम बिल्कुल ही इस चीज़ से इनकार करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आखिर है क्या, क्यों आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो बाकायदा पहले एक आइडिया बनाया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का और उसके बाद उस पर काम किया और वो काम इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आ गए। अब ओपोजिशन को ये लगता है कि कोई भी मुल्क इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बना सकता और उस पर काम नहीं कर सकता। ओके जी, तो
बहुत सारे तजाद होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो दुनिया के बहुत बड़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें ये बाकायदा इस्तेमाल हो रही है सक्सेसफुली। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में ये बहुत सक्सेसफुल रही है, और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो दौर आया वो आया, और वो अब तक बहुत ज़्यादा कामयाब है। मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अभी भी इस्तेमाल हो रही है। तो इंडिया में ये हो रही है, ब्राज़ील में हो रही है, और मुख्तलिफ जितनी भी बेल्जियम है उसमें हो रही है, इसके साथ फिलिपीन में हो रही है, इसके साथ इजिप्ट में ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है, नेपाल में हो रही है, मालदीव में हो रही है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी ये जो है वो मशीन इस्तेमाल हो रही है। जल्दी से टीचर का मुंह उधर है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए इतनी सारी कंट्रीज हैं जो कि बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ इतने कम टाइम में अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल हुई है तो आप उसमें क्यों पॉइंट स्क्रोलिंग कर रहे हैं, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। जो पीटीआई के कुछ वजीर है उन्होंने बाकायदा से उस वोटिंग मशीन का जो है वो बाकायदा मुआयना किया है, और उन्होंने ये चैलेंज दिया है कि अगर आपके पास पूरा राइट है, आप जाएं, अपने जितने बड़े हैकर्स को आप लेकर जा सकते हैं, आप जाएं और उस मशीन को हैक करके दिखाएं। तो हम हमेशा ये जो है वो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके दिमाग में ये ज़रूर सवाल होगा कि किस तरह ये मशीन आखिर काम करती है, और क्या हमें इस मशीन में भी जो है वो हमें एक चिट दी जाएगी जिसके ऊपर तमाम तर जो पार्टीज हैं उनके लोगो होंगे और हम उस पर मोहर शिफ्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इतनी सी है, सिर्फ इतनी सी वो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और आप वहाँ पर वो पूरी जो है मतलब फोर्सेस आपके आसपास होंगी और कड़ी निगरानी में आपसे ये काम जो है वो आप करने जाओगे। आप अंदर जाओगे और आप हार्डली 3 सेकंड या 4 सेकंड, हार्डली अगर आपको टाइम लगेगा तो 2 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, यानी कि आपका टाइम भी बच रहा है इस मशीन के ज़रिए। आप अंदर गए और जाकर आपके सामने एक मशीन इस तरह से होगी और आपको कहा जाएगा कि आप जो है इसमें अपना NIC नंबर डालें। आपने NIC नंबर उसमें इन करना है। NIC नंबर इन करने के बाद आपके सामने वो, और वो सब प्राइवेट में हो रहा है, आपके सामने ये लोगो आ गए, हर चीज़ आ गई। आपने अपना अंगूठा, आपने अपना थंबनेल जो है उसे प्रेस करना है, एंड देन आप उसे क्लिक करेंगे एंड आपका वोट रजिस्टर्ड हो जाएगा। इतनी सी चीज़ है। और इसमें, और इसके बाद इसका रिजल्ट किस तरह होगा। अब देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो धांधली होती है वो होती है रिजल्ट में। रिजल्ट में हमेशा कुछ इस तरह से होते हैं, जब आपके पास बैलेट पेपर आते हैं तो उस बैलेट पेपर को बहुत ज़्यादा जो वहाँ के बंदे होते हैं ऐसे निकल आते हैं जो कि उस बैलेट पेपर में हेरा फेरी करते हैं। लेकिन इस बार जो ये बैलेट पेपर होगा वो सिर्फ जो मशीन है उसका ये होगा कि आपका जैसे वोटिंग टाइम का, जैसे शाम के 5 बजे आपको टाइम दिया गया था वोटिंग करने का, अब आपका वोटिंग का टाइम हो गया खत्म होने के बाद रात को 8 बजे 7 बजे उसी वक्त वो जो मशीन होगी उसमें जो भी वहां पर जो तैनात होगा, जो भी वहां पर इंस्पेक्टर होगा, कोई भी होगा, तो वो जब स्टाफ वहां पर होगा तो उसमें से जो भी सबसे सीनियर बंदा होगा वो वहां पर जाएगा और वो आज की डेट, जिस दिन वोटिंग हुई है वो आज की डेट डालेगा। और उसके बाद आपके पास जिस तरह से एक फोटो स्टेट मशीन के जरिए एक रिजल्ट निकल आता है उस तरह से आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद आपको काउंटिंग खुद ही लिखी भी होगी कि ये इतने वोट हैं, इस हल्के में ये कामयाब हुआ और इस हल्के में ये कामयाब। एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसी मशीन है जो आपको काउंटिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन तक आपको वो कर रही है थ्रू NIC और आपके थंबनेल से। आई डोंट थिंक सो, मुझे इसमें नहीं लगता कि अगर हम इसको आजमा रहे हैं, बहुत सारी कंट्री में ये नाकाम भी हुई है, लेकिन आजमाने के बाद। सना, आप एक चीज क्लियर कर दें कि आप कहीं थी थंबनेल और थंबप्रिंट, वो शायद थोड़ा सॉरी टू से मैंने ये सीरियसली, जब आप इतनी ज्यादा चीजें आपके पास होती है ना बोलने के लिए और इतनी ज्यादा रिसर्च होती है तो आप जरूर कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं, और गलती इंसान ही करता है। तो मैं आपको बताऊं कि वो थंबनेल नहीं था। आजकल के यूट्यूब के जमाने में हम इतना हो गए कि हम हर चीज को थंबनेल कहते हैं। बेसिकली जब आप किसी भी लोगो को जो है वो क्लिक करेंगे तो आपका बायोमेट्रिक होगा, और बायोमेट्रिक सिस्टम जो होता है वो सबसे वैलिड और स्ट्रांग होता है। जी सना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बायोमेट्रिक बहुत ही सेफ और सिक्योर सिस्टम। इवन आप सिम निकलवाते हो या और भी 10 चीजों में जब आपका बायोमेट्रिक लग जाता है, क्योंकि इस दुनिया में कितने करोड़ लोग रहते हैं। और सबसे मजे की बात जो मुझे लगती है कि दुनिया में और कुछ सेफ हो या ना हो, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट्स बहुत ही रेयर और यूनिक है, किसी से मैच नहीं करते। तो इस चीज को हम 100% महफूज सिस्टम समझ सकते हैं। ये महफूज सिस्टम भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आईफोन, उनके पास फोन था एंड ही वाज सम प्रेसिडेंट ऑफ सम कंट्री। उसका ऑनलाइन हैकर ने हैक किया बाय अ पिक्चर, उसका थंबप्रिंट उसने सिर्फ एक पिक्चर से निकाल के हैक कर लिया फोन। मैं डिजिटल उसकी नहीं करी, वो जो हम गैजेट पे रखते हैं दैट इज सेफ। बाकी तो कुछ भी हैक हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही जदीद हो चुकी है। yes. लेकिन सना, जो न्यूज़ आप लेकर आए हैं वाकई मतलब
काफ़ी इस तरह की यूनिक चीज़ आपको पता चलती है। अक्सर तो हम शो में बैठते हैं तो हम बाद में जाके और तहकीक करते हैं, क्योंकि आप कोई भी रिसर्च या किसी के बारे में भी खासतौर पे कंट्री से रिलेटेड अगर आप कोई न्यूज़ करते हैं तो फिर आप उतना ही कह सकते हैं जितना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। लेकिन धांधली पे जो बात मुझे करनी है, पार्टी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर वही वाली बात आती है कि आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हो उस पार्टी को नहीं, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी थी कि 4 फादर्स की भी डेथ हो गई थी, दादा अबू की डेथ हो गई थी, वो उनकी भी वोटिंग, उनके नाम की भी वोटिंग चल रही होती थी, घर आ जाते थे। एग्जैक्टली घर आ जाते थे। तो मतलब उस धांधली से, उस वोटिंग सिस्टम से तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब इसमें एटलीस्ट ये तो नहीं है ना कि जिनकी डेथ हो गई है या खुदा ना खास्ता अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी भी वोटिंग, उनके नाम से भी वोटिंग हो रही है। और नादरा से रजिस्ट्रेशन होगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नादरा से कनेक्ट है, रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, सिर्फ उन्हीं लोगों के जो है वो रजिस्टर्ड होंगे NIC, जो कि उस हल्के के लोग हैं, जो कि वहाँ रहते हैं। तो आई थिंक आजमाने में बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने धरना दिया था धांधली पर, जब उनका धरना था ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर के, तो उन्होंने धांधली किया वोटिंग में, और तभी उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला। तो निकालने की रीज़न जो है वो यही थी, धांधली। तो अभी इमरान खान साहब देखें, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है एज अ लीडर कि उनको पता है कि अब कोई लोग मुझ पे इल्ज़ाम ना लगा दें, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, आप लोग ये ना कहें कि इन्होंने दोबारा धांधली करके हुकूमत में आ गए। तो वो इसलिए ज़्यादा ही वोटिंग को लेकर जो है सिक्योर सिस्टम और फैसले कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू हिम। हकीकत बात है। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग बात लेकर आई थी सना। और मुझे लगता है कि वाकई में ऐसी चीज़ें जब आना स्टार्ट होंगी तो काफ़ी लोगों को चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा कि कैसे किस तरीके से क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। कुछ लोग तो मतलब सालों साल लग जाते हैं, गलतियाँ करते करते जो है वो आगे चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। Sure. जैसे कि बायोमेट्रिक जो है वो हम सिम के लिए यूज़ करते हैं, वैसे भी वोटिंग के लिए जो चीज़ इन्होंने सना ने बताई है, तो ये चीज़ हो जाए तो ये बहुत अच्छी है। क्योंकि मुझे जैसे आपने बताया कि एक्सेल की शीट की तरह वो एक चीज़ बाहर आएगी और वो प्रॉपर्ली आपके पास एक डेटा होगा, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और बहुत जल्दी, मतलब टाइम भी नहीं लगेगा जो इतना आप वेट करना पड़ता है और बैलेट पेपर मैन्युअल काउंटिंग नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल से रीचेक होना चाहिए। रीचेक तो होगा, लेकिन देखिए ना, जब चीजें इतनी क्लियरली लिखी हुई होंगी ना, तो उसमें फिर मसला भी नहीं होता किसी क्योंकि आजकल हर कोई जल्दी में है, तो ये बायोमेट्रिक कैन सेव सो मच ऑफ आवर टाइम। लेकिन हम आपका टाइम चाहते हैं कि आप हमें दें, और इसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। और ब्रेक के बाद में आपको एक बड़ी मजेदार और एक अनोखी हटके चीज बताने वाली। नहीं, ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक कवाली होगी यहाँ पे। यहाँ पे माहौल बनेगा। इंतजार कीजिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आए तो मौला अली मौला मौला अली मौला मौला मौला
आपको खैबर कुशा कहा, अब उनसे पूछिए कि जिन्होंने खुदा कहा। वाइज अली के बारे में हमसे न बहस कर, हमने तो जो रसूल के मुंह से सुना कहा। अली मौला मौला अली मौला, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली मौला अली मौला अली मौला मौला, कन कन दो मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अरे दरा दिल दरदाने, हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे, हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे, या लले या लले या ला या लले या ला या ला या ला या ला या ला लाल मन को दो मौला। वेलकम बैक। हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो बहुत बड़ी फैमिली से हैं। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल जाके परफॉर्म किया है, यूरोप कंट्रीज में परफॉर्म किया है। प्लीज वेलकम वाइज अली शाह साबरी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट फाट तो नहीं, फिट हूँ। माशाल्लाह से। क्या आवाज है आप, क्या आवाज, क्या वाकई आपने एक यूनिक स्टाइल में, मुझे तो गिटार पे कव्वाली, मतलब मैं आई एम स्टिल शॉक कि ये क्या है, मतलब ये फ्यूजन है। ये बेसिकली कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया कि ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में ऐसे ही आ गया कि इनके जो हमारे गिटारिस्ट हैं, इनके बड़े भाई हमारे साथ उस बैंड में होते हैं, मतलब हमारे ग्रुप में। तो वो एक मर्तबा लेके आए इसके पास, हमारे पास लेके आए इनको कि ज़रा देखते हैं। तो फिर हम लोगों ने करा तो एक नई थीम बनी। तो अक्सर व बेशतर जैसे कि जिन लोगों का बजट थोड़ा सा लो होता है, महफिल शमा पूरी अरेंज नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम फिर ये छोटा सा बैंड एक हमने बनाया, वो भी जाके परफॉर्म किया। क्या कमाल किया आपने। थैंक यू। तो अभी आप सिंगल ऑपरेट कर रहे हैं या बैंड के साथ करते हैं? नहीं, वैसे तो मेरा पूरा ग्रुप है, दी साबरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि दी साबरी ब्रदर्स तो बहुत सारे हो गए, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा चेंज किया, दी साबरीज को रिप्रेजेंट कर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया। अभी आप बैक पे भी देखेंगे तो कितना सब बहुत बैठ के बहुत आपको ना देख रहे थे और सुन रहे थे। मतलब बहुत सारे सिंगर्स आते हैं हमारे पास, और मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी ऐसा कोई माहौल क्रिएट हुआ हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है कि कब से आप सिंगिंग कर रहे हैं, और मतलब कितना टाइम हो गया आपको सिंगिंग करते हुए? वैसे मुझे तो शौक बचपन से ही है। अच्छा। वैसे बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन हमारा खानदानी काम है और मुझे शौक भी है, तो इस वजह से। लेकिन खानदानी काम से मुझे एक चीज़ याद आया कि जब खानदानी आपकी पेशा होता है, अगर आप कोई चीज़ करते आ रहे हैं तो बहुत प्रेशर होता है। वो प्रेशर आपके ऊपर कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि आप जब प्रेशर में होते हैं तो आप इतना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। बट आपने जिस तरह से अब परफॉर्म किया ना, वाकई वो जो समा वाली बात कर रही थी, एक समा तो बन गया। और मुझे लगता है कि अभी पूरा शो ना कहीं हम उस ट्रिक में रहेंगे, क्योंकि मैं लिटरली ऐसा हो गया था कि यहाँ खड़े होकर आपके लिए क्लैप करूं। ठीक है सर, मैं खड़ी हो भी गई थी, अपने मुझे तो बिठाया। क्या हो गया? सर, मेरा आपसे ये सवाल है, सबसे पहले तो सीरियसली आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। जो कलाम आपने जो है चूज़ किया उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता, मतलब क्या बात करें उसके हवाले से। लेकिन ये जो आपने कहा कि जो सुर ताल, ये बहुत बड़ी कव्वाली, इट्स नॉट ईजी, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें आपको अपने गले का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है
है, उसके साथ साथ अभी की जनरेशन, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी लापरवाह है, वो अपने आप पर पाबंदियां नहीं लगा सकती कि हमें इस चीज़ से रुकना है, हमें इस चीज़ से रुकना है। ये मुश्किल पेश आती है कभी कि मतलब कभी ठंडा पी लिया, कभी मतलब पान खाने का दिल नहीं है लेकिन फिर भी पान खा लिया, इस तरह किस तरह मतलब हैंडल करते हैं इन चीज़ों को? इस तरह का कोई वो मसला नहीं है हमारे घर में। बोलते हैं कि क्या कहते हैं, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, अच्छा ठंडा पानी चाय कुछ भी, लेकिन आपकी रियाजत मजबूत होनी चाहिए। आप कितना टाइम देते हैं? रियाज कितना टाइम करते मैं हैं? वैसे तो अगर सच बोलूँ तो बहुत कम टाइम देता हूँ, मतलब 1 घंटा आधा घंटा ऐसे। और अगर झूठ बोले तो? झूठ बोले तो 12 पूरा दिन। ये जो बरसाती कवाल होते हैं, जो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट स्टिल क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है कवाली के लिए, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम तो इतनी कहेंगे बस कि जो जिसकी रोजी बंधी हुई है, जो जिस तरीके से कमा रहा है उसको कमा रहा है। वाह वाह, क्या ही बात। हम किसी को कुछ कह थोड़ी सकते हैं। लेकिन मुझे जानना है कि एक सिंगर में और एक कवाल में क्या डिफरेंस है? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, अगर ज़्यादा क्लियर करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग में ना आप सुर ताल का बड़ा ख्याल रखते हैं और आप आवाज़ ऊपर ले जाना है, लेकिन पूछना आपसे नहीं, लेकिन कवाली में अगर आप देखें ना तो ऑडियंस का भी जितना वो मैटर करता है। मैंने लाइव कवालीज देखी हैं और वो जब वो देखते हैं ना कि ऑडियंस सुस्त हो रही होती है या बैठी हुई जस्ट यूं सुन रही होती है, तो कवाल फौरन से उनका मूड कैसे चेंज करते, कितना मुश्किल है ये मैं जानना चाहूँगी। ये मुश्किल तो खैर नहीं है। आजकल की जनरेशन जो कव्वाली सुन रही है वो तो पहले भर दो झोली ताजदार रंग सरला मका, ये तो मेन है। उसके बाद फिर गज़लियात आ जाती हैं। आजकल के दौर में कव्वाली तो खैर ख़त्म हो गई है, अब गज़लें शुरू हो गई हैं। सब तो दे रहे हैं। आप कोई नेगेटिव बात कर ही नहीं रहे, हम क्या बेचेंगे? नेगेटिव बात करने का कोई फायदा नहीं, फायदा ही नहीं है। इससे वाकई पता चल रहा है कि आप जद्दी पुश्ती से आप लोग यही काम करें, क्योंकि उन्हें यकीन है अपने टैलेंट पर और वो जो कमांड है ना उनके पास वो दिख रहा है। कव्वाली जो है वो सोल का काम है जी। सर करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि जो कव्वाली सुनते हैं वो रूह पे टच होती है। एंड एट टाइम्स ऐसा भी होता है, आई हैव सीन कि ड्यूरिंग अ कॉन्सर्ट, ड्यूरिंग अ लाइव कव्वाली नाइट, बहुत सारे लोगों की ना वो गए, वो वापस लाना उनको मुश्किल है, मतलब वो उस फेज में चले जाते हैं। ऐसा सही कह रहा हूँ सर? जी। लेकिन ऐसा कव्वाली नाइट्स में नहीं हो रहा है। जैसे अभी जो कव्वाली हो रही है दरगाहों पे, वहाँ सिर्फ प्रॉपर कव्वाली है। सर आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडियल मेरे नाना है, मुझे नाना मेरे टीचर भी हैं, उस्ताद हाजी मकबूल अहमद साहब। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए, हमारी रिक्वेस्ट पे आए, यू आर अ गेस्ट टुडे। प्लीज़ हम ब्रेक का टाइम हो गया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक कवाली और हो जाए, वही सुनते सुनते हम ब्रेक पे चले जाएं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वंस, थैंक यू सो मच। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, ये तान देगा ज़माना किधर जाऊंगा। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली और कहे मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, और हालत कसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, किसके आगे वाला हाथ फैलाए हम। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी। वेलकम बैक यूनस। कवाली खत्म हो चुकी है। मैं अभी तक उस माहौल में हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके, यू स्टे इन योर स्वैग। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत कवाल थे, आपने उनकी कवाली सुनी और कितनी खूबसूरत से उनकी आवाज़ थी। मेरी सोल, हम सबकी सोल को टच किया क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही माहौल था और सब झूम रहे थे, ताज़ा हो गए हम। बिल्कुल फ्रेश कर दिया। म्यूजिक वैसे कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन हर मौसीकी आपके दिल को नहीं टच करती है। उनमें से चंद ही कुछ ऐसे अशार या कुछ लाइन्स होती हैं, और स्पेशली जब अल्लाह पाक का कलाम आए तो उसकी तो वो क्या ही बात है। मैं कुछ हकीकत बात है। अगर मौसीकी सूफियाना हो तो उसकी अलग ही बात होती है। जी बिल्कुल सही क्या बात। लेकिन कवाल से पहले आपने एक लिंक दिया था, मैं तब से ना उसी जोन में हूँ। मैंने कवाली भी बहुत एंजॉय की, लेकिन इंटरेस्ट भी मेरा पैदा हो रहा है और यकीनन ऑडियंस का भी इंटरेस्ट जो है आपने अपनी तरफ गेन कर लिया। तो क्या न्यूज़ थी जो आप बताना चाह रहे थे? बड़ी बात है कि आप एक टाइम पे 2 जोन में, चल माशाल्लाह। स्टोरी एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है, जैसे कि हमारे ये 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों का ट्रेंड दिन ब दिन हम देखते रहते हैं, लेकिन ये ट्रेंड कोई कीकी विकी ट्रेंड नहीं है, ये कोई बहुत ही स्पेशल वाला ट्रेंड है और ये कोई टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है। अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, अब नहीं, ये 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन ये अब तक जारी और सारी है और पूरी अपनी आबो ताब पे आ चुका है। इस ट्रेंड का नाम है स्पेस रेस। जी हाँ, तो ये जो स्पेस रेस है, ये सुनते ही दिमाग में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि व्हाट इज स्पेस रेस। मैं आपको बताऊं, याजूज माजूज की चाइनीज की बात कर रही हूँ मैं। चाइना के जो लोग हैं, चाइना की जो कौम है, चाइना के जो लोग हैं जी, वो बड़े फास्ट है टेक्नोलॉजी में, फैशन में, हर चीज़ वहीं से पहले आती है जो पूरी दुनिया में हमें मिलती है। फैशन को निकाल के वो पहले फ्रांस और पेरिस में आते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में चाइना बहुत आगे। कोरोना वहाँ से आया जी। एग्जैक्टली तो हमें बीमार करने वाले थैंक्स टू यू चाइनीज। लेकिन एक काम चाइना ने बहुत अच्छा किया, जो आपने वैक्सीन हमें इसकी मुहैया की है और उससे हम फैज़याब हो चुके हैं। अब देखते हैं 2 साल बाद इसके क्या नतीजे निकलते हैं, कौन जी रहा है कौन मरा है, अल्लाह ना करे, जोक्स अपार्ट। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने ये किया था कि 2007 में चाइना ने अपना एक मिसाइल छोड़ा था स्पेस में। उसके बाद उसकी कॉपी की 2008 में अमेरिका ने। अमेरिकन तो कितने बड़े कॉपी कैट आप जानती हैं, बहुत ही चीटर है। उनको जो बाकी दुनिया करेगी वो कहते हैं अच्छा आपने कि मैं पीछे नहीं हूँ, मैं भी करके दिखाऊंगा। आग लगेगी तेरे को, है? एग्जैक्टली उनको जैसे रात में इंसान बिरयानी खाते हैं ना, मिर्च और मसालों वाली, सुबह उनके पेट में आग लगी होती है, सीने में जलन होती है। तो अमेरिकन को ऐसी आग लग जाती है कि इस मुल्क ने कि अच्छा मैं भी करके दिखाऊंगा और इनसे अच्छा करके दिखाऊंगा। और उस चक्कर में कभी वो इतना बुरे तरीके से मुंह के बल गिरते हैं जहाँ मुझे तो बहुत मजा आता है। अच्छा, उसके बाद सबसे मजे की चीज इंडिया की तो मैं क्या ही बात करूँ। इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि वो जैसे क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, बड़े वाले लोग, बड़ी टीम कोई खेल रही होती है, बच्चा आता है मम्मा मम्मा पापा पापा मैं भी खेलूं इनके साथ जाके, एक बॉल मैं भी करूंगा। तो इंडियंस ने कहा अच्छा इन लोगों ने, चाइना ने कर लिया, यूएस ने कर लिया, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी करूंगा। 2019 में इंडिया भी फाइनली इस स्पेस रेस में शामिल होकर अपना नाम दर्ज करवाते हुए कि मैं भी पीछे नहीं हूं, मैं भी करूंगा, उसने भी अपना स्पेस में मिसाइल छोड़ दिया। अब आता है, हम जब इतने सारे यूएस की बात हो रही है तो हम रूस को कैसे भूल सकते हैं। रशिया ने बोला मैं क्यों पीछे रहूं, अच्छा आप सबने कर लिए, अब आती है मेरी बारी, मैं मजा चखाता हूं। वो कहते हैं ना कि जो हमारे पंजाबी में कहावत है कि सबसे सियाना कब्बा जो होता है वो कचरे पर ही जाके बैठते हैं, और वो ऐसी कोई गलती कर देता है। उन्होंने क्या किया, अपना मिसाइल बनाया और स्पेस पे छोड़ा और अपना सैटेलाइट ही तबाह कर दिया। Oh my God, you dumb रशिया। कभी कभी सुपर स्मार्ट और सुपर क्लेवर लोग ने अपना ही जो है नुकसान कर बैठते हैं। तो रूस ऐसी हरकतें करता आ रहा है। सोवियत यूनियन के बाद से जब से रशिया बना है वो टूट के, रशिया ने ऐसी बहुत मेजर मिस्टेक्स की हैं कि अपनी वो वाह के अपना कॉलर ऊंचा रखने के चक्कर में अपने ही उन्होंने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। I just want to add in this story. But I want to ask this question to you कि ये स्पेस रेस क्यों चल रही है यूनिस? Before I answer your question, I want to tell, ये जो रशिया ने मिसाइल फेंका है, ये इनकी सैटेलाइट थी कॉस्मोस 1408 जी, और ये इंटेलिजेंस की सैटेलाइट थी। इन्होंने वो कर दिया। आई डोंट नो क्या रीजन था, मे बी वो कह सकते हैं कि गलती से हुआ है या जानबूझ के, क्या, वी नेवर नो।
सैटेलाइट, स्पेस रेस, आपका सवाल कि ये स्पेस रेस क्यों है, स्पेस पे जाने की सब कोशिश क्यों करते हैं और क्यों जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जीपीएस। आपका जो जीपीएस चलता है फोन पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैठा हुआ हूँ, मैंने ऑर्डर किया फलाने पिज्जा की कि मुझे पिज्जा चाहिए, तो जो रफीक भाई हैं पिज्जा वाले, उनको कैसे पता कि मैं यही बैठा हूँ, मैंने अपनी लोकेशन भेजी। ये लोकेशन कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। ये एक सैटेलाइट से नहीं बनती, ये 3 सैटेलाइट से बनती है। एक लोकेशन जो यूनुस भेज रहा है रफीक भाई को, वो 3 सैटेलाइट से बन रही है। क्या होता है कि पहली सैटेलाइट ने एक सर्कल बना दिया कि इस जगह पे यूनुस मौजूद है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। फिर दूसरी सैटेलाइट एक और सर्कल बना देती है, वहां जब इंटरसेक्ट हो रहा है 2 सर्कल के बीच में, वहां के यूनुस खड़ा है। लेकिन क्या मसला होगा, यूनुस वहां खड़ा हुआ है या यूनुस यहाँ खड़ा हुआ है या यूनुस यहाँ खड़ा हुआ है। तीसरी सैटेलाइट क्या करती है, एक और सर्कल बना देती है। अब जब तीनों सर्कल का इंटरसेक्ट हो रही होती है लाइन, वहां पे एग्जैक्ट यूनुस खड़ा हुआ है। तो रफीक भाई को पता चल गया यूनुस यहाँ बैठा हुआ है तीनों सर्कल के इंटरसेक्ट पे। रफीक भाई आगे, हमारे यहाँ क्योंकि गलियां पतली हैं, इतना तो हम इजाजत दे सकते हैं कि पिछली गली में खड़े हुए कि भाई मैं खड़ा हुआ हूँ, आपकी गली में नजर नहीं आ रहा है आप, भाई बंद गली है खुली गली है, भाई बंद गली है, अच्छा ये तो खुली गली है, भाई आप गलत गली में आ गए, ये वाला भी मसला हो रहा होता है। तो ये जीपीएस जो बेसिक चीज है, जीपीएस के बगैर यू कांट सर्वाइव। हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चैनल्स, हर चीज उसमें जीपीएस का तो हाथ है। बट हैविंग सेड दैट, स्पेस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही वाली बात है कि एक टेक्नोलॉजी तब आती है, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है स्पेस में, उसकी जो ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी है वो कॉमन पीपल के लिए यूज होने लगती है, फॉर कॉमन मैन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छी बात है। और इंशाल्लाह वन डे विल गो टू स्पेस टू, एंड उस पे बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स हैं जो नासा में भी हैं और पाकिस्तानी वहां पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन बेस्ड है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हैविंग सेड दैट कि पाकिस्तान विद पैसेज ऑफ टाइम विल ट्रैवल टू स्पेस एंड इनफैक्ट मून। मून की बात करें तो एक रिसेंट रिसर्च आई है, उसमें ये भी बताया गया कि मून पे अब ऑक्सीजन भी है, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त लगेगा उसको डिस्कवर करने में। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब उन्होंने जो है वो अपनी सैटेलाइट पर, अपने स्पेस पर जो है उन्होंने अपना ही मिसाइल फेंक दिया, तो उससे जो लोग स्पेस में हैं या कुछ तबाहकारियाँ तो डेफिनेटली हुई होंगी। तबाहकारी हुई है ना, सैटेलाइट डिस्टर्ब हुई है, पूरा जीपीएस का निजाम धर्म भरम हो चुका है। तो उसमें जो शिप्स जाती हैं ऊपर, स्पेस शिप्स होती है, तो क्या मतलब क्योंकि कोई जानी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि वहां पर तो होता है बहुत ज्यादा शिप्स वगैरह? नहीं, शिप्स तो होती हैं वहां पे। अभी जो करंट जब ये सैटेलाइट फटी है तो 2 अमेरिकन, 2 रशियन और 1 जर्मन बंदा था वहां पे अपने, तब ऐसा कोई इवेंट होता है स्पेस में तो एक रेड अलर्ट कर देते हैं। हाँ। तो सब लोग अपनी अपनी सैटेलाइट में जो भी काम करने बाहर निकले थे स्पेसशिप को सेटल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, वो सब अपने अपने स्पेसशिप में चले गए। यूएस का बड़ा इनका एंटी कमेंट्स है कि इट्स वेरी फुलिश ऑफ रशिया टू ट्राई एंड टेस्ट ऐसी चीज। स्पेस एक, ठीक है, देखें अल्लाह माफ करे उस टाइम से भी डरें कि एक ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर मुझे फलाने मुल्क पे कब्जा करना है या अटैक करना है, तो शायद अगर मेरे पास इतने मिसाइल्स हैं तो मैं स्पेस पे मार के उनकी सैटेलाइट तबाह कर दूंगा, क्योंकि अब उनका इंटरनेट कनेक्शन, जीपीएस जो भी है वो सब ऑफ हो जाएगा। अब फर्दर मैं इधर एंटर हो जाऊंगा, फिर रेडार सिस्टम भी चल रहा होता है, आप उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। दिस इज एन इजी वे टू डिस्ट्रक्ट। या एग्जैक्टली, मतलब कि अब देखें हम लोग यहाँ तो लड़ रहे हैं, अफसोस के साथ हम अब स्पेस में भी लड़ रहे हैं। हकीकत बात है, मैंने एक जगह पर पढ़ा था, वो ये है कि आपका जो जीपीएस है, जिस तरह आपने बताया, वो यूएस जो है, ख़ास तौर पर यूएस, मतलब उसके पास कोई ऐसी है पावर या उसके पास कोई इतना स्ट्रॉन्ग जीपीएस है कि वो हमारे तमाम तर जितने भी मुल्क हैं उसकी नज़र है। मतलब वो एक एक, अगर मैं यहाँ पर मतलब बाहर निकल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उनके पास उस तरह से वो चीज़ें, ऐसे जैसे आप लोग हमें देख रहे हैं, लाइक कैमरे की तरह हर चीज़ क्लियर है, जिसकी वजह से वो तमाम तर जो है वो चीज़ों पर नज़र रखे बैठे। क्या आपने कभी सुना है इस बारे में? जी, ये आपने बिल्कुल सही सुना है, आपके पास ये सही खबर है, क्योंकि इल्यूमिनाटीज जो है उनका जो ग्रुप या ये कम्युनिटी है, इसका जो पूरा कंट्रोल है वो उन्हीं के पास है, सैटेलाइट का। हमारे फ़ोन से भी हमें हर वक्त देखा जा सकता है, हम हमारी कंप्यूटर की उससे, कैमरा से, लैपटॉप से, बहुत सारी चीज़ों से हम मॉनिटर हो रहे हैं और हर वक्त होते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई भी पर्सनल एक्टिविटी करें, XYZ, अपने फ़ोन के कैमरे को फ्लिप करके रख दें। ये उल्टा कैमरा जो बैक कैमरा वो आ गया, तो किसी ऐसी चीज़ में डाल दें जहाँ बिल्कुल भी कैमरा की आंख आपको ना देख सके। और दीगर ऐसे बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो इल्यूमिनाटीज के ही कंट्रोल में। तो जी हाँ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में, और अभी भी इवन वही कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें,
लेकिन ये कि थोड़ी सी ये ऐसी बातें कुछ लोग इसको नहीं मानते और थोड़ी अवेयरनेस की कमी है और कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता इन चीज़ों में, क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तो मैं इन चीज़ों में इतना नहीं नॉलेज, मुझे दिलचस्पी नहीं थी सब सुनने की। मुझे लगता है नहीं क्या बकवास है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा सच नहीं होता होगा, बातें मन घड़त कहानियाँ। लेकिन नहीं, दिस इज ट्रू। अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ मैं रिसर्चेस देखती हूँ, मुझे खुद से शौक है, मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ ताकि मुझे नॉलेज पता चले क्या सही है क्या ट्रू एंड फॉल्स न्यूज़ है, क्योंकि आप टीवी पे बैठ के कोई गलत चीज़ आगे स्प्रेड नहीं कर सकते। अनम के लिए तालियां। हकीकत बात है। वंडरफुल वंडरफुल, माशाल्लाह, दिस इज द वे टू लिव। थैंक यू जी। अच्छा अनम, वाकई में बहुत ये अच्छी स्टोरी है जो कि लेकर आए हैं, बहुत ही अवेयरनेस की चीज़ है जो कि हमें वाकई में नहीं पता। और अच्छा आप देखेंगे कि मोबाइल के अंदर जो हमारा वॉइस रिकॉर्ड होती है वो भी माइक भी होता है, उसको भी जो है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है डे बाय डे, आप देखते हैं शायद। जैसे वाईफाई कनेक्टेड है और आपका फोन ऑन है, वाईफाई से कनेक्टेड है, तो जो चीजें आप बात कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हो रही होती है, वो रिकॉर्ड होती है तो फर्दर आपको आपकी प्रोफाइल बन रही होती है, उस प्रोफाइल के बेस पे आपको एड्स दिखाए जा रहे हैं डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म। अच्छा, आई वांट टू ऐड वन थिंग, क्योंकि मेरा पर्सनल बहुत इंटरेस्ट है और मैंने इराक एंड सीरिया की जो बेसिकली तबाही है, आप कह लें कि वो तबाही, आपको इस बात पे बहुत अफसोस होता है कि किसी के भी मुल्क में जाके उसका पूरा जीपीएस सिस्टम या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तबाह कर देना। तो अमेरिका ने जो अपना जीपीएस सिस्टम कह लें या अमेरिका को किसी भी बड़े लीडर को किडनैप, सीरियसली मैं बोलूँ कि किडनैप करवाना है, ये स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो उनका बड़ा मशहूर है, उन्होंने ये जीपीएस सिस्टम के थ्रू ही किया था। और काफ़ी बड़े ऐसे लीडर्स थे जो इराक के, उनको पकड़ा भी गया, उन्हें शहीद भी किया। शहीद इसलिए देखें वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, कोई भी आप मुल्क खाली देखे कि प्रेसिडेंट ने, या सदाम के बाद जो हुआ और कब्जा कर लिया वहाँ की पूरी जिस तरह से लोगों का नुकसान हुआ। तो ये अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है ना, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं वो इतना प्राउड करता है, वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्ट्रॉन्ग करने के बाद मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि अमेरिका ने सबसे पहले इराक के जीपीएस सिस्टम को अटैक किया था, क्योंकि अगर अपना बचाव आप कैसे करेंगे, अपना दिफा कैसे करेंगे अगर आपके पास दिफाई चीज़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए कहते हैं कि किसी कंट्री के जिस पे हम बात करते हैं ना कि दिफाई सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और लोग कहते हैं कि सारा बजट जो है फोर्सेस खा जाते हैं और दिफाई सिस्टम खा जाता है, तो बहुत ज़रूरी है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है गद्दार कह सकते हैं कि वो ये बातें फैलाते हैं। बट एनीवेज, गद्दारों को छोड़ें क्योंकि अभी इंटरटेनमेंट की बात हो रही है, हम आपका मूड बहुत लाइट है उस पर करना चाहते हैं। अभी स्पेस की भी बात चल रही थी, तो यही गपशप का यही मजा है कि हर तरह का हर फन मौला, मतलब लाइक हर फन होता है यहाँ पे, मस्ती होती है। अभी हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन सिंगर जो कि हम सबको शॉक करने वाले, क्योंकि हाँ वो जैसे इंटर हुआ था तो मुझे लगा कि समथिंग इज वेरी लाइक यू नो इंटरेस्टिंग। तो इस एंटरटेनमेंट की बात होगी, एक एंटरटेनमेंट वाली न्यूज़, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि अभी है टाइम एक छोटे से ब्रेक का। Fall has come, blue skies turning gray, like my love. I try to carry you, to make you whole, but it was never enough. I must go, and who is gonna save you when I'm gone? And who watch over you? And when I'm gone, who'll break your fall? Who will you blame? I can't go on, let you lose it all. It's more than I can take. Who is your pain? Is your pain? Oh,
welcome back, and we don't want you to be gone. And mashallah, what a voice. We were gone. Yeah, we were gone, and हमें वापस बुलाना पड़ा, कॉल की गई, फिर वापस आए हम. But the performance speaks for itself. Fantastic singer, पिछले 10 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान परफॉर्म कर चुके हैं. Please give a huge applause to Hassan Asif. अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी, अगर आप लोग की इजाजत। इससे अच्छी परफॉर्मेंस आज तक नहीं देखी, ये बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग समंदर के किनारे बैठे हुए हैं और सब हम लोग ऐसे ही फील कर रहे थे, और आप गा रहे हैं और हम लोग लाइक हॉलीवुड वाली मूवी देख रहे हैं, ये वाला फील हम फील कर रहे थे। ये सब क्यों होता है? जो गिटार बजा लेता है, ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हर जगह ये क्यों, ये फील क्यों आती है? इसी वजह से गिटार उठाया आपने? जरूरी नहीं है, लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं जाहिर से, और बेसिकली पैशन है, ज़ाहिर है बचपन से मैं कर रहा हूँ इसको। फिर जो पहचान होने लगी, फिर लोग मिले, एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बाद से फिर मज़ीद इसमें इन्वॉल्व होते रहे। आपका जो वोकल है मुझे बड़ा रोमांटिक, एक होता है आपकी वॉइस होती है, वो आप माइट बी कि मैंने शायद अभी इस तरह से सुना है तो, लेकिन आप लाउड होते हैं तो ठीक है, बट जब आपने स्वीटनेस से ना लाइक लाइटर मोड पे स्टार्ट किया तो आपको लाइट उसमें वोकल पे, तो तब मुझे ऐसा लगा कि वाह, मतलब रोमांटिक फीलिंग्स आई थी, वो फ्लावर्स वाली फीलिंग्स आ रही थी दिल में, यू नो आपने बजाया गिटार, दिल पेट में बटरफ्लाइज जा रहे थे इनके। और आई वांट टू से समथिंग, कितने साल से गा रहे हैं आप? मैं वैसे तो बचपन से ही मैं गा रहा हूँ, लेकिन मुझे रियलाइजेशन आई थिंक 6th क्लास में हुई। आप सिर्फ सिंगर हैं, इसके साथ इंजीनियर भी, क्योंकि गालिबन हर सिंगर इंजीनियर भी होता है। ऑलमोस्ट आप अपना देख लें, हमारा पास्ट रिकॉर्ड शोज का इंजीनियर एंड सिंगर कुछ गहरा ताल्लुक है। अच्छा, एनीवेज आप बहुत ही वर्सटाइल सिंगर हैं, आपका जो जॉनर है टिपिकली वो यही है इंग्लिश। आप बहुत ही पहले तो नंबर 1 आप बहुत इंटरनेशनल सिंगर हैं, और आपका जो है ना एनर्जी मैच करना यहाँ पे बहुत मुश्किल, क्योंकि कवाल और नॉर्मल सिंगर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर जॉनर की मैं बात करूँ, ये बहुत डिफिकल्ट है मेनटेन करना, और यहाँ पे है भी नहीं, क्योंकि इसको सुनने और समझने वाले थोड़े कम हैं, कदरदान इस तरह की बात है। बिल्कुल। सो आई पर्सनली लव योर स्टाइल। इंग्लिश गाने हमारे ऐसे सुने जाते हैं कि जो जैसे टैग लाइन है, फॉर एग्जांपल बिलीवर गाना है, जो वो बिलीवर बोलेंगे पेन बिलीवर, उसके बाद वो एक शो में भी एक खातून आई थी, उन्होंने भी गाना गाया था, शाइनिंग द कम फेल मी, लेकिन इन्होंने बाखूबी निभाया है। एग्जैक्टली। अच्छा हसन, मुझे एक बात बताएं, आप कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान में या बाहर भी आपने किए कोई कॉन्सर्ट? मैंने बाहर तो नहीं किए, खैर पाकिस्तान में मतलब कराची में किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने आर्ट्स काउंसिल में गया था, और अभी रिसेंटली मेरा जो रिसेंट प्रोजेक्ट है बेसिकली पाकिस्तान नेवी की तरफ से था, जो कि मैंने हॉकी के लिए, हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था, पाक नेवल टूर्नामेंट। आपने हॉकी भी खेलते हैं? माशाल्लाह। मैं हॉकी नहीं खेलता एक्चुअली, मैंने गाना गाया था। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो सीरियसली आपकी बहुत अच्छी वॉइस है। यूनस हमेशा एक बात कहते हैं, वो बात ये होती है कि हम हमेशा जो भी सिंगर आता है उसकी तारीफ़ क्यों करते हैं, या हम ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनकर जो है वो हम एक अलग ही जोन में चले गए। मैं आपको बताऊं, ये इसका जवाब यूनस आप भी सुन लें। इसका जवाब ये है कि हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतना टैलेंट है, हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि मैं कहती हूँ दुनिया में इतना टैलेंट नहीं मिलेगा आपको जितना पाकिस्तान में मिलेगा आपको टैलेंट। एक मतलब यहाँ पर अभी तक जितने सिंगर आए हैं सब टैलेंटेड, और माशाल्लाह सबकी अच्छी आवाज़। बस हम हमारे जो डायरेक्टर साहब भी होते हैं ना, वो हमेशा ऐसा ही होता है, जितने भी वो लोग ऑल ओवर डायरेक्टर साहब है, वो उनका ये है कि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना टैलेंट है, किस किस को चांस दे बंदा। लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अल्लाह आपको और ज़्यादा कामयाब करे। अब मुझे ये बताएं, मेरी एक चीज़ सुन लें, एक चीज़। अब मुझे ये बताएं कि आपने जो ये अर्तुगरुल गाजी जैसी डोरी अपनी गिटार में बांधी हुई है, जैसे उसने हलीमा की वो डोरी बांधी हुई थी, इस तरह आपने किसकी बांधी है? मैंने बस, मुझे अच्छा लगा तो मैंने होता है, वैसे मैंने ज्यादातर नोट किया है। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं सिंपल अल्फाज में कि आपकी जिंदगी में कोई है? इनडायरेक्टली पूछा इन्होंने। सना, मैं आपसे एक बात बता दूं, आप भी सुन ले मेरी बात। थिंग इज कि मैं ये नहीं कहता कि आप तारीफ क्यों करते हैं, जिसकी तारीफ बनती है उसकी करनी चाहिए, और जिसकी नहीं बनती उसकी भी करनी चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट जजिंग हियर। हम लोग इधर एंटरटेन होने आए हैं और आवाम को एंटरटेन करना है। नंबर 2 ये कि मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है,
हर बंदे की तारीफ होनी चाहिए और आपको जो फील करें वो करें, वो जो अगर मैं कहता भी वो मजाक होता है। So, मैंने भी आपको इसी में जवाब दिया। Why are you? देखें आप जवाब प्लीज मत दीजिए मुझे, ठीक है? I don't like कि आप मुझे जवाब Oh my दें। God, आप सीरियस? आप जवाब दीजिए। आप इतना अच्छा गाते क्यों हैं? Why? The nation wants to know why. Tell us. अल्लाह ताला ने नवाजा। मुझे ये सवाल पूछना है क्योंकि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं और ना कि सिर्फ इनकी आवाज अच्छी है, दिखने में भी आपका स्टाइल स्वैग इज सो गुड। तो वो सवाल में ये पूछना चाह रही थी कि क्या आपने किसी ऐसे शोज में जो है जाके परफॉर्म किया है, मतलब आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे जजेस बैठे होते हैं और आगे बढ़ने का चांस मिलता है, मौका मिलता है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर टैलेंट होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है और वो चाहता है कि वो अपने लिए खुद ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। मेरा असल में फोकस जो है ओरिजिनल ट्रैक्स पे है। यहाँ पे कवर्स हर कोई कर रहा है। अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट समझते हो तो आपके क्रिएटिविटी है तो आप वो दिखाएं, आप बनाएं, उसके ऊपर पूरी मैथमेटिक्स लग रही है ऑब्वियसली। आपका YouTube पे चैनल है? हाँ जी, मेरा चैनल मेरे ही नाम से चैनल है, हसन आप बता दें ताकि ऑडियंस आपको फॉलो करे। जी, हसन आसिफ के नाम से चैनल है, आप ज़रूर देखिएगा। और मैंने अब तक 2 गाने अपने रिलीज़ कर दिए हैं। एक गाना तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही रिलीज़ किया, तो आप लाजमी चेक करिएगा। बाकी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। बाय द वे, हु इज योर इंस्पिरेशन? क्योंकि इस जॉनर को कैरी करना इट्स नॉट एन इजी जॉब, आई नो। एज अ वोकलिस्ट मेरे ख्याल से माइल्स कैनेडी, क्योंकि उसी का मैंने गाना गाया, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप 80s के किड है ना? आपकी जो पसंद है, मैं उससे थोड़ा सा 80s और 90s के बीच में। नहीं, 80s का नहीं हूँ, बस ये कि बचपन से शायद लिसनिंग सही टाइम पे अच्छी सुनने को मिल गई, शायद ये एक वजह है। जी, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आपकी फैमिली की तरफ से मतलब आपको सपोर्ट है पूरी? किसको होती है यहाँ पे? नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को होती है, आपको नहीं? सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब तो सुन लो उनका, खुद जवाब देती हैं, उनका भी तो सुने जी, बताएं। सपोर्ट सवाल उनसे किया, जवाब यहाँ से आता है। असल में ये थोड़ा 50-50 है, मोस्टली नहीं होती है जो पाकिस्तान के हालात हैं। नहीं, मुझे लगता है अगर कोई ना करे तो मम्मा तो ज़रूर करती हैं। आई मीन अपने बेटों को या बच्चों को वो सपोर्ट करती हैं कि कोई बात नहीं, अगर फादर कह भी रहे होते हैं ना कि नहीं किन चक्रों में पड़ गए हो आप, या कुछ कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों अम्मी आप एक बहुत खूबसूरत, मैं जो भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से, माशाल्लाह। बेशक, और हम सब जो भी हैं अपने माँ बाप की वजह से ही हैं और हम प्राउड फील करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ब्रेक पे जाने से पहले आप खूबसूरत सा कोई गाना सुना दें। थैंक यू सो मच, हम सब की तरफ से आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा और मैंने आज आपसे एक सीखी है पर्सनली कि आपने कहा कि नहीं मैं फोकस कर रहा हूँ, मतलब लाजमी नहीं है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे ही जाकर, अगर आपको अपना टैलेंट पता है तो आप खुद भी अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। सो इसी बात पर आप खूबसूरत से गाने का हम चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के बाद है हमारे साथ और भी डिफरेंट टॉपिक्स, तो गाना सुनते हैं। बट आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि अभी गपशप में गपशप बाकी है। मेरी बेखुदी का आलम ये है, कैसे करूं इसको बयां। जिंदगी खामोश साहिल, कैसे करूं मौजों को रवा। एक जलती हुई आग की राहों में, उन टूटे खिलौनों की आंसू में, तेरे इश्क में ओ सनम। बर्बाद में, बर्बाद में, बर्बाद में, बर्बाद में, बर्बाद में, बर्बाद में।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं बात करती थी, लेकिन सिंगर माँ के जैसे मैंने उनकी तारीफ की थी ना, उन्होंने हम सबको शॉक किया है। और वाकई अनम के मुंह से ना मैंने ऑफ कैमरा भी उनके लिए तारीफ सुनी है। तो ये चीजें बहुत कम होती है क्योंकि हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमें होता है कि मोटिवेट भी करें। अगेन हमने मोटिवेट करें, ठीक है। यूनुस आप अपनी इंग्लिश पे काम करें। वैसे तो आप उर्दू पे भी काम करना चाहिए, और लेकिन इंग्लिश पे आपको ज्यादा काम करना चाहिए। सीखना चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन क्या करें, टीचर्स भी हमारे ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल। एनीवेज छोड़िए यूनुस, मुझे जो बात करनी है उसमें आपका इंटरेस्ट भी चाहिए और आप सबका इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि अभी हम सबके लिए ना वो प्राउड मोमेंट आने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसी न्यूज़ है, लेकिन मैं सच्ची इसको सिर्फ मजाक में लेकर जाऊंगी। आखिर कौन सी न्यूज़ है वो? सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मैं कहूंगी कि अभिनंदन आपको मतलब वाकई हैट्स ऑफ। आप लोग पूछ नहीं रहे क्यों कह रही, हम हैरान परेशान हैं आखिर क्यों? बहुत ही ये जो है सारे लेट और लेजी हैं, क्योंकि इनके ना एक्सप्रेशन से मुझे पता मुझे कुछ याद आया, चाय पीने का मौका मिलेगा। नहीं, यहाँ वैसे चाय फेमस हुई है। नहीं, जहाज का कुछ होगा, उनकी वजह से चाय जहाज कुछ भी नहीं, उनकी वजह से अभी जो है ना हमें लोगों ने असल में तस्लीम किया है। तस्लीम इन सेंस कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो टैग देता था ना, अमेरिका और उसके अलावा इंडिया और रशिया और चाइना तो नहीं देता था, लेकिन कभी कभी खैर। एनीवेज तो न्यूज़ ये है कि अर्जेंटीना, इराक, और मैंने इराक की इसलिए भी बात की थी कि डिफाई सिस्टम आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इराक को अब एहसास हुआ है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से जो है JF-70 थंडर जो है त्यारे का सिस्टम है, जो फाइटर जेट है, वो लिया है। और फाइटर जेट के अलावा जो है उनके अलावा 2 और कंट्रीज़ है, मलेशिया के साथ साथ इराक के साथ अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के अलावा एक और है अजरबैजान। तो ये 4 जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि हमें हमारे दिफाई सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि क्या आपने फेंटी लगाई थी अभिनंदन की, क्या हसन सिद्दीकी ने, आई मीन लाइक सीरियसली वो तो टाइम ऐसा आया था कि वो आए थे और 3-4 पत्ते शहीद करके चले गए थे हमारे। लेकिन हम लोगों ने बताया कि देखें आप लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान की जो ये तैयारा, ये जो फोर्सेस है ना प्राइवेट, इसको जो फाइटर जेट्स है, इसको कहीं ना लोग बहुत वीक लेते थे। इंडिया हमेशा हमारे साथ इस डिबेट में रहा है कि हमारा तैयारा ज़्यादा अच्छा है, हमारे मिसाइल ज़्यादा अच्छे हैं, या हम ज़्यादा अच्छे हैं हमेशा। लेकिन हमने कभी बातें नहीं की, क्योंकि जो बोलता है ना वो बोल बच्चन ही होता है। आप हमेशा प्रूव करते हो, प्रूव हमने किया था अपने एक्शन से। एग्जैक्टली और प्रूव हमने किया था, और उसी की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ ने, ये बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग आप पे भरोसा ही तब करते हैं जब या तो कोई नुकसान हो जाता है उनका, या आप उनको इम्प्रूव कर मतलब आप उनको प्रूव करते हैं कि देखिए ये बेस्ट है। अब इंडिया को बड़ा इस बात पे जो है अफसोस हो रहा है कि JF-17 जिससे हमारी फेंटी लगाई थी, अब पूरी दुनिया जो है उसी फाइटर जेट के लिए जो है अब लाइन में और कतार में खड़ी है, क्योंकि 12 मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे बहुत फायदा हो रहा है हमारी कंट्री को। डील हो गई है जी हाँ, तो ये डील हो गई, इससे बहुत फायदा हो रहा है हमारी कंट्री को। एक तो हमारा जो ट्रस्ट, वो जो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो हमारे तैयारों को या मिसाइल पे जो लोग इतना भरोसा नहीं कर रहे थे, एक तो भरोसा वाला वो प्राउड मोमेंट है आपके लिए, और दूसरा बिजनेस आ रहा है। अर्जेंटीना ने 12 जो है इस तरह के फाइटर जेट, 12 फाइटर जेट जो है वो बाकायदा खरीद लिए, उनकी पेमेंट कर दी है। तो अगेन तो ये सारी चीज़ें जो है, तो इसलिए मैंने कहा था थैंक्स टू अभिनंदन, आपकी जो मूछें हैं वो मुझे आज फिर देखने का दिल कर रहा है। एक बात अनम प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कोई अभिनंदन हर लाइन में निकल जाती नहीं बात बोल। अभिनंदन तो ऐसी बहाना बन रहे भाई, वो मतलब वो तो खुद इतने कोई काबिल वो नहीं थे। उन्होंने अपना त्यारा खुद पकड़वा दिया, जैसे कि वो हमारे साथ मिले हुए थे, लेकिन खैर मिले नहीं हुए थे। लेकिन इंडिया का काम ये कि अपनी गलतियां तस्लीम ना करना और दूसरों पे सारा मलबा डाल देना, वही अभिनंदन। अच्छा मैं कुछ पूछूं, मैं कुछ बोलूं, प्लीज मुझे बोलने दें, एक बात बोलनी है ना। लेकिन अनम हम फिर भी कितने पॉजिटिव हैं कि कहीं ना कहीं हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की फेंटी लगी थी ना। वसीला वही बने। देखिए मुझे एक बात बताया, आपने बोला अर्जेंटीना ने 12 हमारे फाइटर जेट्स लिए, जी बिल्कुल माशाल्लाह से। फिर इराक की बात की आपने, अजरबैजान तो दुबई में टैक्सी चला रहे हैं, वो कहां से अफोर्ड करेंगे फाइटर जेट? देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर यही चीज़ है ना कि वो हर किसी को उसके हिसाब से, वो चाहते हैं कि तमाम कंट्रीज जो है अपनी जो दिफाई सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करें। हमें जेलिसी नहीं है। और पाकिस्तान देखिए ये पैकेजेस वगैरह भी है, कंपनी अगेन ये कंपनी बना रही है ना पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी पैकेजेस होंगे, लेकिन हमारा एंड ऑफ द डे हम सबकी हेल्प करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम बेस्ट नेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो
माशाल्लाह से कायनात ने कितनी मज़े की बात बताई, इतनी मज़े की स्टोरी लेकर आई है कि अभिनंदन जो है वो हमारे लिए कितने लकी साबित हुए कि मतलब ना चाहते हुए भी मतलब ये हमारे मुंह से तो टेस्ट ही नहीं जा रहा अभी भी। इतनी अभिनंदन का नहीं, टी का चाय का। अभिनंदन का कौन टेस्ट लेना चाहेगा? How was the tea? The tea was fantastic. हाँ, ये मूछे रखी थी ना, मोटरसाइकिल का हैंडल होता है ना, वैसी मूछे थी उसकी। यूनुस उनको तो छोड़ दिया करो। तो क्या वो आपके वो हैं क्या? उनको तो छोड़ दें। नहीं मेरे तो बिल्कुल नहीं। अक्सर ऐसे होता है, बुरा टेस्ट नहीं है मेरा। ऐसे बोलती ना लड़कियां, नहीं आप उनके बारे में तो ना कहें। But having said that कि it wasn't a blessing, but in a disguise you can say that कि उनके जो एक्शन हुआ, अगर वो रिपेल एक्शन नहीं करते, हम रिएक्ट नहीं करते, तो शायद आज ये टाइम नहीं आता कि J17 थंडर पूरी दुनिया में मशहूर है। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह वो दूर नहीं है वक्त जिसमें पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 कंट्री होगा इंशाल्लाह। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी न्यूज़ शेयर करना चाहूंगी कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे आज। क्या? और मैंने जब ये न्यूज़ सुनी थी, मुझे दंग होना है। यस, आप हो जाएंगी डेफिनेटली। देखें, मैं अभी बताते हुए मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। ये इस तरह की न्यूज़ है। कहते हैं ना कि आप बिलीव अगर स्ट्रांग रखें तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और अल्लाह पर अगर आप यकीन रखें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात है हमारे पाकिस्तान में 7 शरीफ के अंदर एक ऐसा बच्चा जो है वो मिला है जिसके पास 2 दिल है, 2 दिल। और जो है वो अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट में जब उस बच्चे को लेकर गए, और उस बच्चे की जो है वो 6-7 साल का वो बच्चा है, उसकी तबीयत ख़राब हुई थी जब वो 6-7 साल का, अभी रिसेंट न्यूज़ है ये, उसकी तबीयत ख़राब हुई, अचानक से उसके सीने में दर्द हो रहा था। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट में लेकर गए, तो वहाँ पर उस बच्चे का जब एक्सरे किया गया तो ये चीज़ साफ वाज़ेह हुई कि उस बच्चे के अंदर 2 दिल हैं। और वो एग्जैक्टली और वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, ना इस बारे में कभी किसी को पता था, ना ही उसमें कोई ऐसी मतलब चीज़ होती है ना कि आपको कभी कुछ फील हो या ऐसा हो, कुछ नहीं। और जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा केस कभी देखा ही नहीं है कि किसी के सीने में 2 दिल हो। अभी तो सारे शॉक्ड है इसी चीज में, तहकीक में लगे हुए कि कैसे बच्चे की हेल्थ का मसला और आपके गिनीज में नाम आया। व्हाट इज दिस? नहीं, शी सेड कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, वो हेल्दी है? आई मीन सना, यस वो बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन अभी हम दुआ करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि 6-7 साल का बच्चा है और वो उसके सीने में अभी तकलीफ हुई है। देखिए सना, खुदा की कुदरत में तो कुछ भी पॉसिबल है, ये हमारा बिलीव है। देखिए मैं को बताऊं, इसका अल्लाह इसको सेहत दे और इंशाल्लाह लंबी जिंदगी हो इसकी। इसके फायदा बहुत, हाँ बहुत फायदे। जब आगे जाके टीनेज बनेगा, टीनेज की एज में आएगा, दिस इज कमिंग फ्रॉम यू, टूट जाएगा ना तो उसको दर्द नहीं होगा। दूसरा दिल है, तो दूसरा दिल टूटने का इंतजार करेगा वो। अभी मुझे कोई नसीहत कर रहा था कि गिनीज में उसके नाम की आपको पड़ गई है, आप दुआ करें सेहत, और वो दिल टूटने पे पहुंच गया। आपके टाइम पे वो थोड़ी तबीयत खराब थी, मैंने ठीक करा दिया। मैं टीनेज में पहुंच गया आगे 10 साल बाद। बट हैविंग सेड दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब ऐसे कुछ अगर डिसफॉर्मिटी होती किसी बॉडी में, बच्चे के, बेबी के, तो उसकी लाइफ ज्यादा लंबी नहीं चलती। आई हैव सीन, आई हैव रेड अबाउट इट कि 2-2 सर वाले बच्चे पैदा हुए, 3-3 हाथ वाले हुए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड मे अल्लाह ब्लेस हिम विद ऑल द हेल्थ इन दिस वर्ल्ड। लेकिन दिल तो बहुत ही यूनिक है, और ये 1 in a million ऐसा एक बहुत ही रेयर केस होता है। 1 in a trillion होगा, बिलियन ट्रिलियन। ऐसी एक मूवी भी बनी थी, उसमें दिखाया था कि दिल लेफ्ट की जगह राइट पर है, तो इसमें भी ये कहा था कि और इसके दोनों साइड है। ये तो ये फिल्म थी, बहुत बुरी फिल्म थी, गोली लगी थी। हां जी, ही कैन हैव मल्टीपल वाइफ्स, एक दिल एक बीवी को, दूसरे दिल दूसरी बीवी। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि 7 साल की उम्र में ये चीज पता चली, अब जाकर पता चली। वो फैमिली जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है। और जब बच्चे को अभी सीने में जब तकलीफ हुई और उसको जब हॉस्पिटल लेकर गए, उसमें जाकर पता चला कि उसके सीने में 2 दिल है मौजूद, एक लेफ्ट एंड एक राइट। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब करिश्मा है अल्लाह का। और जो लोग ये समझते हैं कि जिनके बिलीफ नहीं होते ना कि हम दुआ करते हैं, हर चीज करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, ये चीज होती है जिसमें अल्लाह अपने जो है मौजज़ात दिखाता है। बेशक। जैसे कि कायनात ने कहा कि उनको पता नहीं था, तो वाकई में हम लोग नॉर्मली
मतलब इतनी एज भी हो जाती है तो हम लोग कभी कभी ऐसे टेस्ट नहीं भी करवाते हैं। मत करवाइएगा, आपका एक ही है। नहीं मैं वैसे बता रही हूँ कि नॉर्मली हम पूरी बॉडी के टेस्ट नहीं भी करवाते, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं या कितनी बीमारियां चल रही होती है, बिल्कुल भी नहीं पता। और 7 साल की उम्र में उनको मतलब हार्ट में पेन हुआ, सीने में दर्द हुआ, तब उनको पता चला कि यानी कि उनके पास 2 दिल हैं। अच्छा, जैसे कि यूनुस ने कहा कि मतलब ऐसे बच्चे जो है वो उनकी जल्दी वो उनकी डेथ हो जाती है। वाकई में जब वो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उनका हेल्थ जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो भी हेल्दी हो रहे होते हैं, मतलब बड़े हो रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए अर्शिया, आई एम सॉरी टू कट यू, क्योंकि आपकी बात से मैं एक बात कहना चाहूँगी। ये दिल की जहाँ तक बात है, कहीं ना कहीं आप देखें कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा स्पेशल होगी ना, तो खुदा मतलब अल्लाह ना करे अल्लाह उनको बिल्कुल मतलब सेहत दे और उनको खुश रखे और लंबी जिंदगी दे। लेकिन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आरफा जो थी, आरफा सिद्दीक, तो उनका दिमाग के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत, उनका जो दिमाग है बहुत तेज है, बहुत शार्प है, कितना IQ है जो साइंटिस्ट के IQ से भी ज्यादा। तो उन्हें भी जो है बीमारी हुई और काफी लंबा अरसा वो बीमारी में थी और फिर उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज से मुझे पर्सनली थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन हमने दुआ की। Another girl, I am not able to recall the name. She was 15 or 16. She had the highest IQ उस टाइम तक का, and she committed suicide and donated all her organs. तो ये she committed suicide why? Just to donate the organs to the people who need it. Because एक आप समझे ना कि अगर आपका माइंड उस लेवल पे पहुंच गया ना, तो शायद आपके लिए इस दुनिया में ये जिंदगी कुछ मायने नहीं करती। आपको फिर आखिरत का होता है कि वो असल जिंदगी है। एज अ मुस्लिम खुदकुशी हराम है। या एग्जैक्टली। मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जो रस्सी होती है उससे झूले खूबसूरत लगते हैं, ना कि गले के अंदर। तो मैं सिर्फ एक लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइफ बहुत खूबसूरत है और इसको इतनी आसानी से आप प्लीज़ एंड मत करें। और मुझे लगता है इतनी खूबसूरत बात से ही हमें इजाज़त लेनी चाहिए, हम सबको इजाज़त लेनी बिल्कुल। लेकिन अर्शिया, मैं चाहती हूँ कि हम सब भी एक आपने इतनी खूबसूरत बात की तो हम सबको भी इसमें अपना थोड़ा सा इनपुट देना चाहिए। मुझे उन लोगों से ये कहना है कि जिनका कभी भी किसी भी रीज़न की वजह से दिल टूट जाए, पढ़ाई में फेल हो जाए या कोई अपना बहुत प्यारा इस दुनिया से चला जाए और वो उसके दिमाग में सुसाइड करने का ख्याल है, तो एक बार आप जो है हॉस्पिटल लाजमी जाइएगा और उन सीरियस पेशेंट्स को देखिएगा जिनके पास बचने की कोई चांसेस नहीं। अल्लाह चाहे तो किसी को भी ज़िंदगी दे सकता है, सेहत दे सकता है, बेशक हमारा ईमान है। तो मुझे लगता है कि आपको उन पेशेंट्स के साथ वक्त गुजारना चाहिए। हकीकत बात है, बहुत खूबसूरत कायनात आपने बात कही। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद होता है। तो अपने आप से मुकाबला करें, जस्ट 3 चीज़ें करें। यू आर द बेस्ट, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इट। I just want to add one thing. 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में और अगर आप किसी शख्स की वजह से सुसाइड कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है। क्योंकि इतने लोग हैं, आप ट्रैवल करें दुनिया में, लोगों से मिलें, तब आपको एक तरह से पता चलेगा कि दुनिया क्या है। सेकेंडली, अगर आप पैसे की वजह से सुसाइड करते हैं तो कोई इसमें मसला नहीं है। कराची जैसे शहर में हम बात करते हैं, यहाँ पे मिट्टी भी बिकती है। आपका दिमाग कमजोर है, आप यहाँ से डल हैं, दैट इज द रीजन आप पैसा नहीं कमा पा रहे। तो इट्स अप टू यू, आप या तो दुनिया से हार जाएं या अपने आप से जीत जाएं। जी। जो गुजारी ना जा सके किसी से वो जिंदगी हमने गुजारी है। ये शेर इसलिए मैंने बोला है क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, खुशियां भी हैं। अगर आप देखें ना, हर वक्त खुश रहेंगे तो आप खुद ही बोर हो जाएंगे और हर वक्त आप बोर भी नहीं रह सकते। तो ये आपका जो फ्लक्चुएशन आता है मूड में, इमोशंस में, जिंदगी में उतार चढ़ाव, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी नाम ही उतार चढ़ाव का है, बैलेंस का है। हर चीज़ आपको एक मिकदार में हमेशा मिलेगी तो आप खुद ही उगता जाएंगे। सो ये लाइफ के फ्लेवर्स हैं, इसे एंजॉय करें। ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्लीज़ इसे सुसाइड करके अपनी आखिरत ना तबाह करें। वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर ब्लेस्ड। और इसी खूबसूरत से नोट के साथ मैं हम सब की तरफ से आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक आपने मायूस नहीं होना क्योंकि मायूसी कुफ्र है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और हमें बिल्कुल बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अपनी दुआओं में तो जरूर याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।